नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली एम आईएएस आईपीएस में और मैं हूं प्रोफेसर सुनील ओझा। और आज के करंट अफेयर में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, उनके बारे में बात करेंगे जो एग्जाम से संबंधित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। पहला टॉपिक ये है 64th जो मीटिंग हुई है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की, ब्राजील में हुई है। ग्लोबल एनवायरनमेंट जो फैसिलिटी है वो क्या करता है, जो भी इन्वायरमेंटल से संबंधित इशू हमारे सामने आते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी से संबंधित इशू हो, उनको फाइनेंस करने का काम करता है। और उससे संबंधित जो कन्वेंशंस हैं, पॉल्यूशन की बात हो, उससे संबंधित जितने भी कन्वेंशंस हैं उनको मैनेज और उनको पैसे देने के काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोकेशन जान लेते हैं, ये मीटिंग कहाँ हुई है। तो ये ब्राज़ील में हुई है। तो ब्राज़ील आपको एरिया देखने को मिलेगा। इसकी जो बाउंड्री है वो आप इधर देख पाएँगे, बोल्विया से लगती है, पेरू से लगती है, और इधर आएँगे आप इधर तो कोलंबिया से लगती है, वेनेजुएला से लगती है, गयाना से लगती है, सूरीनाम से लगती है, फ्रेंच गुयाना से लगती है, और एक महत्वपूर्ण रिवर है जिसका नाम है अमेज़न रिवर। ठीक है? ये पूरा जो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है, इनको पृथ्वी का जो अर्थ का है उसको हम लंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लंग्स बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जो एनवायरनमेंट, जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित इशू हमारे सामने आ रहे हैं, उसको कम करने की दिशा में ये काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ठीक है, लेकिन ये लगातार चर्चा में रहते हैं क्योंकि यहाँ की जो ब्राज़ील की सरकार है और यहाँ के जो किसान हैं, इस फॉरेस्ट में हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। डिक्लाइन क्यों देखने को मिल रहा है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट हैं वो लगातार यहाँ पे किए जा रहे हैं। इसके कारण यहाँ पे डिग्रेडेशन हमको देखने को मिल रहा है और एक चिंता का विषय हमारे सामने आया है। ठीक है, इस बात को हमने लोकेशन जान लिया। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, जो मीटिंग हुई इसमें क्या इश्यू आए। कोई इशू हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसमें मेंस में इसको कोट कर सकते हैं कि जो इन्होंने कहा, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल है, इन्होंने कहा कि 1.4 बिलियन जो डॉलर हैं वो हम क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन जो क्राइसिस हमारे सामने हैं, वो लगभग 136 कंट्री के सामने हमको देखने को मिल रहा है। तो हम उनको इन इशू को टैकल करने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर सहायता करेंगे। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो कॉप 15 2022 में कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के तहत क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क आया, के तहत 23 टारगेट लिए गए और इसके तहत बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात की गई। इसमें इन्होंने कहा कि इसके लिए भी आप इस फंड का यूज कर सकते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी इशू हैं उनको फैसिलिटेट करने का काम ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये इनने इस मीटिंग में बात की और भारत इससे जुड़ा हुआ है। कई सारे प्रोजेक्ट ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा फंडेड हैं और बहुत सारी हमने जो अडप्टेशन जो ग्रांट ली हैं एनवायरनमेंट को टैकल करने के लिए, वो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से ली हैं। तो ये लगातार चर्चा में रहता है। तो अब हम इसका क्या पढ़ते हैं, बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक ये है कि इसमें मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप आपको देखने को मिलेगी। इसमें सरकार होंगी। जब भी आपको मल्टी स्टेक होल्डर की बात आए तो आप इसमें क्या देखेंगे, इसमें गवर्नमेंट होंगे, इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, इसमें सिविल जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो होंगे। तो इसको क्या कहेंगे, मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है। और जो इन्वायरमेंटल से संबंधित इशू आते हैं उसको टैकल करने का क्या करता है, काम करता है। इसको सर्वप्रथम 1992 में रियो अर्थ समिट जो यूएनएफ ट्रिपल सी के तहत कंडक्ट की गई उसमें इसको लाया गया। ठीक है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म है तो इसके तहत कुछ 5 कन्वेंशन है मेनली, उनको डील करने का प्रयास करता है, इनको मैनेज करता है। पहला है सीबीडी। सीबीडी में है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दूसरा है यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तीसरा है पॉप्स मतलब कि स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। और चौथा है यूएनएफ
UNCCD मतलब कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसकी एक मीटिंग अभी हमारे हाल ही में हमारे यहाँ हुई है, तो वो किस ईयर में हुई है, अभी हमने इसको होस्ट किया है, और उसको किस डिक्लेरेशन के तहत जाना जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ये हमको बताएंगे। ठीक है। पांचवा है मिनी माता कन्वेंशन, जो कि मरकरी से संबंधित आपको देखने को मिलता है। तो मेनली ये 5 कन्वेंशन है, वो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है, इससे संबंधित ग्रांट इशू करने का काम करता है। इसके अलावा और भी हैं, उनको ये ग्रांट उपलब्ध कराने के प्रयास कर। ठीक है, तो ये तो आपने तो फंक्शनिंग पढ़ ली और इसके गोल्स पढ़ लिए। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें आपको 185 मेंबर देखने को मिलेंगे, जिसमें भारत भी है, और एक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिलिंग होती है, जिसमें 32 मेंबर देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में आपको देखने को मिलेगा। UNFCCC में बहुत सारे फाइनेंशियल मैकेनिज्म हैं। इसके अतिरिक्त जो ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फैसिलिटी है, इसके तहत बहुत सारे अदर भी हैं। जैसे आप देख पाएंगे ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात होती है, अडेप्टेशन फंड की बात होती है, ग्रीन इन्वायरमेंट फंड की बात होती है, तो इसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। ग्रीन इन्वायरमेंट फंड के तहत स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड होता है, और इसी के तहत लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड आता है। तो आप इसका स्ट्रक्चर है तो याद रखेंगे, आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। दूसरा एक चर्चा में है इंडियन ओशन डाइपोल और अल नीनो। बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं और जो मानसून को फोरकास्ट करते हैं, उन्होंने कहा कि अल नीनो ऑलरेडी क्या हो गया है, फॉर्म हो गया है, कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में। लेकिन उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने का काम करता है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। ठीक है, क्योंकि हमारे जो अरबियन सी है, जो हिंद महासागर है, वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दो इंडियन ओशियन डायपोल होते हैं। कॉमन सेंस की बात की जाए तो एक इंडियन जो ओशियन डायपोल होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि भारत की जो मानसून सिस्टम है, जो मानसून आता है भारत में, उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रूप से प्रभावित करता है। और हम इसको इस प्रकार से कहेंगे कि जो अल नीनो है, उसके इफेक्ट को कम करने का प्रयास कौन करेगा, इंडियन ओशियन डाइपोल, जो कि क्या है, पॉजिटिव वाला। और नेगेटिव वाला क्या करेगा, ये भारत के मानसून को नेगेटिव रूप से क्या करेगा, इम्पैक्ट डालता है, मतलब कि हमारे यहाँ मानसून कम आएगा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इस बात को समझो, मान के चलते हैं ये हमारा भारत है और ये हमारा इंडियन ओशियन है। तो यहाँ के टेम्परेचर में, अरेबियन सी के टेम्परेचर में, और जो यहाँ बे ऑफ बंगाल है यहाँ के टेम्परेचर में, कहीं ना कहीं हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा, और इसी डिफरेंस को हम बोल देते हैं इंडियन ओशियन। ठीक है, इतना आपने समझा। दूसरा एक आता है अल नीनो। तो जब अल नीनो नहीं होता है, नॉर्मल ईयर होता है, तो जो नॉर्मल ईयर में क्या होता है, जो साउथ अमेरिका का जो पेरू का तट है, यहाँ का टेम्परेचर कम होता है। एक आपने रिलेशन पढ़ा होगा, अगर लो टेम्परेचर है तो मतलब कि टेम्परेचर और जो प्रेशर का है विपरीत संबंध होता है। अगर टेम्परेचर लो है, मतलब कि अगर प्रेशर सॉरी अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई होगा, अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो होगा। इस कंसेप्ट को आपने समझा। तो नॉर्मल ईयर में क्या होता है, यहाँ की जो ठंडी जलधारा का प्रभाव होता है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री क्या होता है, कम रहता है। इसकी अपेक्षाकृत जो यहाँ का टेम्परेचर है वो अधिक होता है। और टेम्परेचर अगर अधिक है तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा और यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। हवाएं कहाँ से कहाँ चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो इसलिए क्या होता है, और यहाँ से कोरिलेशन फोर्स के कारण क्या होता है, यहाँ से मेडागास्कर के तट से जो व्यापारिक जो विंड है, मतलब कि जो वो क्या है, दक्षिण पश्चिम की ओर भारत की ओर चली। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो भारतीय मानसून है उसको पॉजिटिव रूप से क्या हुआ, प्रभावित हुआ। हमारे यहाँ वर्षा अच्छी खासी। अब जस्ट इसका क्या कर दो, अपोजिट कर दो। मान लो
5 से 7 साल में, 3 से 7 साल में यहाँ का टेम्परेचर हो गया हाई और इधर का टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे बना हाई प्रेशर, यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर, तो हवाएं कहाँ से कहाँ चलेंगी, यहाँ चलेंगी। तो भारत के मानसून को ये क्या करेगा, निगेटिव रूप से प्रभावित करेगा। इतनी बात आपने समझ ली। ये इसको बोलते हैं अल नीनो, और इसको हम बोल देते हैं लाल नीनो। ठीक है, तो लाल नीनो क्या करता है, भारत के रूप से पॉजिटिव रूप से प्रभावित है, और ये नेगेटिव। अब मान के चलो इंडियन ओशियन डायपोल बन गया। अब इंडियन ओशियन जैसे ही डायपोल बना, यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे इंडियन ओशियन डायपोल जैसे ही पॉजिटिव बना, तो इसका मतलब है जो अरेबियन सी है उसका टेम्परेचर हो गया हाई और प्रेशर हो गया लो। तो जो अल नीनो का इफेक्ट था उसको काउंटर कर लिया किसने, इंडियन ओशियन पॉजिटिव डायपोल। तो जो हवाएं हैं वो वापस कहाँ आ गई, इधर आ गई भारत की साइड। तो भारत के मानसून को इन्होंने पॉजिटिव रूप से, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट हो गया, मतलब कि यहाँ का टेम्परेचर बे ऑफ बंगाल का कम हो गया, और यहाँ का, सॉरी, यहाँ का टेम्परेचर अधिक हो गया और यहाँ का कम हो गया, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल। तो ये वर्षा कहाँ होगी, म्यांमार के साइड होगी, चाइना में होगी, साउथ ईस्ट एशिया में होगी, लेकिन भारत में कम मात्रा। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, तो यहाँ से प्रश्न वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बड़ा टिपिकल है, लेकिन आराम से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चर्चा में था इसलिए हमने उसको बता दी। ठीक है, ये वही सारी चीजें लिखी रहे हैं, तो आप इसको पढ़ लेना एक बार पॉज। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट चर्चा में है क्योंकि इसका डिक्लाइन हो रहा है, इसी चर्चा में था। 2022 में 500,000 हेक्टेयर डिक्लाइन हमको देखने को मिला है कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में। और ये ब्राजील के बाद क्या है, दूसरा डिक्लाइन हमको कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में देखने को। इस बार प्रश्न भी आया था कि कॉन्गो बेसिन में कौन कौन से देश होते हैं। एक कैमरून था इधर, ठीक है, इक्वेटोरियल गुनिया, गैबून, रिपब्लिक कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, ठीक है। ये सारी बहुत सारी कंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, 6 से 7 कंट्री आपको इसमें रिपब्लिक ऑफ, मतलब कि कॉन्गो बेसिन में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसी चर्चा में था, तो आप इसकी क्या याद रखेंगे, कंट्री याद रखेंगे। ठीक है, तो जहां जहां आपको ज्यादा ग्रीन दिख रहा है वो आप याद रखेंगे। साउथ सूडान, ठीक है, नाइजीरिया, नाइजर, ये नहीं है, चड नहीं है, माली नहीं है, लेकिन कैमरून है जो ऊपर है। ठीक है, इधर आएंगे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, केन्या, इथोपिया, साउथ सूडान, ठीक है, मोजाम्बिक, इस इनको आप पॉज करके देख लेंगे। कंट्री एक 2-4 बार देखेंगे पूरी कंट्री में, तो आपको याद हो जाएंगी। ये महत्वपूर्ण न्यूज है। ठीक है, दूसरा ग्रेडफ्लेशन चर्चा में है। इन्फ्लेशन का मतलब आप समझते ही हैं, किसी भी वस्तु सर्विस में क्या होगी, कोई भी थिंग है, कोई भी मतलब की सर्विस है, उसकी कॉस्ट क्या होगी, अधिक हो गई। अब ग्रीड का मतलब आप समझो लाभ, लालच, क्या समझोगे, लालच। अब लालच किसको है, जिसने किसी भी सर्विस को, कोई सर्विस दे रहा है या किसी प्रोडक्ट को कोई प्रोडक्शन दे रहा है, उसका लालच क्या होगा कि अधिक से अधिक उसका क्या हो, मार्जिन हो, अधिक से अधिक उस पर कमाई कर सके, और अधिक से अधिक वो क्या करे, अपना प्रॉफिट गेन कर सके। तो वो क्या कर रहे हैं, जितनी भी एमएनसी कंपनियां हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां हैं, जितनी भी नहीं, कुछ कंपनियां क्या कर रही हैं, इन्फ्लेशन को जानबूझकर बढ़ा रही हैं। क्यों बढ़ा रही हैं, क्योंकि उनका प्रॉफिट बढ़े, क्योंकि उनका मार्जिन बढ़े। और मार्जिन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भारत में ये पड़ेगा कि भारत की जो मॉनेटरी पॉलिसी जो व्यवस्था है, उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव रूप से आरबीआई मैनेज करने में सक्षम नहीं। ठीक है, ग्रीड इन्फ्लेशन को बस आपको इतना ही समझना है कि जानबूझकर बढ़ाई गई महंगाई को ग्रीड इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसका एडवांटेज सिर्फ एमएनसी कंपनियां को है, मैन्युफैक्चरिंग जो भी हब हैं उनको है, क्योंकि मार्जिन प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जानबूझकर क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को फ्यूल दे रहे हैं, मतलब कि बढ़ा रहे हैं, पुटिंग अप द प्राइस वेयर द बियॉन्ड जस्ट कवरिंग देयर इंक्रीज। क्योंकि उनकी इंक्रीज कॉस्ट बढ़ रही है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अपना ग्रीड इन्फ्लेशन बढ़ाने की ओर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है,
इतना ध्यान रहेगा आपको, इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, भारत की जो मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम है उसको पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन के क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं उसको पढ़ेंगे, और जो आरबीआई की जो बहुत सारी पॉलिसी लेके आता है जिससे इन्फ्लेशन को काउंटर करने का प्रयास करते हैं उसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं। इतनी बात क्लियर। अब चलते हैं दूसरे, डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रेवेंस काउंसिल चर्चा में है। ओटीटी प्लेटफॉर्म आपने आजकल बहुत सारे देखते हैं, जैसे अमेजन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, हॉट स्टार है, फाइव है। ये क्या कर रहे हैं, इलीगली जो रिस्ट्रिक्ट कंटेंट है उसको पब्लिश करने का प्रयास कर, काफी बल्गर कंटेंट ये पब्लिश करने का। तो डिजिटल पब्लिशर कंटेंट जो ग्रेवेंस काउंसिल है उन्होंने कहा है कि आपने अगर ऐसा किया तो आपके ऊपर पुनिटिव एक्शन हो सकता। ठीक है, इससे आपको एक बात समझ में आई होगी कि डीपीसीजीसी क्या है, कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। इसके लिए ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइड कर, जैसे अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और जी5। ठीक है, बात को ध्यान रखेंगे। इसको सेटअप किया गया था अंडर द एजेंसी ऑफ इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है, जो इंटरेस्ट ऑफ ऑनलाइन मोबाइल वैल्यू एडेड जितनी भी सर्विसेज हैं इंडिया में वो क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट के अंतर्गत आते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी कंज्यूमर है उसकी कोई भी अगर ग्रीवेंस है उसको एड्रेस करने का प्रयास कर। ठीक है, इस बात को। दूसरा, 7 न्यू जो प्रोडक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, उनको जीआई टैग मिला है। तो आपके जीआई टैग के अंदर की जो डिटेल है उसको नहीं पढ़ना है यूपीएससी के पर्पज से। जीआई टैग किस व्यवस्था के तहत दिए जाते हैं ये आपको पढ़ना। जीआई टैग एक क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। ये किसी भी प्रोडक्ट को स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन के तहत दिया जाता है, उसकी विशिष्ट पहचान होती है, विशिष्ट क्या होता है, टेस्ट होता है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। चेन्नई में इसका ऑफिस है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई में काम करती है, अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999। और ये डब्ल्यूटीओ के तहत, इस एक्ट के तहत हमको लेके आए। ठीक है, ये प्रश्न यूपीएससी पूछ चुका। 10 साल के लिए इसको दिया जाता है, 10 साल के बाद दोबारा रिन्यू किया जाता है। भारत में दार्जिलिंग टी को 2004 में पहली बार जीआई टैग मिला। ठीक है, अब कौन से स्टेट को सर्वाधिक है, कौन से को सबसे कम मिला है, ये डेटा है। तो डेटा, ये वाला डेटा कम या ज़्यादा होता रहता है, इसको हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। 7 कौन कौन से हैं, अमरोहा ढोलक है, इसको मिला है। बागपत होम फर्निशिंग है, इसको मिला है। बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट है, इनको मिला है। कालपी हैंडमेड पेपर है, इनको मिला है। महोबा गोरा पत्थर है, इसको मिला है। मणिपुरी सॉरी मैनपुरी प्रकाशी, इसको मिला है। संबल हॉर्न क्राफ्ट है, इसको। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। और यूपी पीसीएस के लिए आप इनकी विशेष जो फीचर है वो भी याद रखें। ठीक है, दूसरा मेरा पाइवेस चर्चा में है। मणिपुर में लगातार विद्रोह हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ, इंडियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस संगठन से मिले और वेरियस सिविल सोसाइटी संगठन से भी मिले। ये क्या है, एक विमेंस का संगठन है, इसको मणिपुर में 1977 में फ्रेम किया गया, मेइती विमन के द्वारा फ्रेम किया गया। रोल ये है कि कोई अगर अल्कोहल का सेवन करता है, कोई ड्रग का सेवन करता है, उसको कहीं ना कहीं उसको मतलब कि कम करने का प्रयास करना। और वर्तमान में इसने अपनी कार्य को और बढ़ाकर कहा है कि ह्यूमन राइट का अगर कोई वायलेशन करता है और सिविल सोसाइटी के डेवलपमेंट की दिशा में भी अब क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो इनका सहारा लिया गया कि आप इनको जो मणिपुर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनको कम करने की दिशा में पहल करें।
ताकि कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था स्थापित हो। ठीक है, इस बात को ध्यान। टाइप ऑफ स्टार्टअप चर्चा में है, क्यों? क्योंकि वर्तमान में यूनिकॉर्न पिछले साल लगातार बढ़े, लेकिन एएस के प्राइवेट हेल्थ यूनिकॉर्न इंडिया ने एक फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी किया। कहा कि जो इंडिया में जो यूनिकॉर्न है वो लगातार कम हो रहे हैं और पिछले साल की अपेक्षा इस बार कम बन सकता। ठीक है, 51 हमारे यहाँ गेजल्स हैं, 96 हमारे यहाँ चीता है। तो यूनिकॉर्न क्या होता है? जिसकी वैल्यूएशन अगर $1 बिलियन के पास या उससे अधिक हो तो उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। गेजल्स जिसकी 500 मिलियन के आसपास हो या 3 ईयर में वो यूनिकॉर्न बन गया हो तो उसको गेजल्स बोलेंगे। चीतास जिसकी $250 मिलियन हो और 5 साल में वो क्या बन जाए, यूनिकॉर्न बनना है, तो उसको चीता। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे कि इस बार एमएसएमई की डेफिनेशन पूछ ली गई, इसकी इसकी भी डेफिनेशन आपसे पूछी, तो ये आप लिखिए। ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया गया किसने? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट होती है जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है और इस पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और इंडेक्स में अंतर रखिएगा। इसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है और रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत के लिए न्यूज ये है कि भारत ने 3 स्पॉट को क्या किया है, ड्रॉप किया है। और टॉप पे कौन है? डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड है। इस बात को आप याद रखें। ठीक है, दूसरा, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर चर्चा में था। इसका हेडक्वार्टर आपको वियना में, ऑस्ट्रिया में देखने को मिलेगा। 1993 में इसको, जो वर्तमान में है, 1993 से इसको मतलब कि वर्तमान रूप से कार्य कर रहा है। 102 मेंबर हैं इसके, इंडिया में भी इसका सदस्य है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्लोबल क्या करना? कोलोब्रेशन करना, पीसफुल यूटिलाइजेशन करना। जितने भी आउटर स्पेस के प्रोग्राम हैं उसका कहीं ना कहीं पीसफुल यूटिलाइजेशन की दिशा में काम करना उनका क्या है, काम करते। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा इसके बारे में और कुछ ध्यान नहीं। खर्ची पूजा चर्चा में है, त्रिपुरा से संबंधित है, बात को ध्यान रखेंगे। फेस्टिवल ऑफ 14 गोड भी बोलते हैं, वो भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, किस स्टेट से है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, त्रिपुरा से संबंधित। ठीक है, कोई फसल से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित के बारे में बात की जाती है। रोड नेटवर्क इन इंडिया, अब हम चाइना को पीछे करके यूएसए के बाद सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बन गए हैं। 2013-14 में हमारे पास टोटल लेंथ जो नेशनल हाईवे की थी 91,287 किलोमीटर थी। 2022-23 में हमारे पास 14,524 किलोमीटर हो गई है। इंडिया के पास एक्सप्रेस वे 4219 किलोमीटर है और हमने जो नेशनल हाईवे है इनको लास्ट 9 ईयर में हमने 59% हमने क्या किया है, इंक्रीज किया है। काफ़ी अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया हो रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया हो। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आपको इस डिस्कशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।